नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी देख लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी जो होगा सभी के लिए आवश्यक होगा। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए तो बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आप 6 से 8 का तैयारी कर रहे हो या 9 से 10 का तैयारी कर रहे हो या 11 12 का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जो होगा ये बेस्ट होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, हिंदी से जो है ये मेरा जो है सेट 16 होने वाला है। इसके पहले जो है हम सेट 15 तक का डिस्कशन बहुत ही अच्छे ढंग से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। सेट 16 तक जो भी प्रश्न लिया गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न लिया गया है, जिसमें आपको मिल रहा है संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल रहा है और संपूर्ण हिंदी व्याकरण से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है जो भी ऑप्शंस दिया रहता है उसका डिस्कशन हम प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़कर करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट 16 से हम लोग पहला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अपने हिंदी विषय से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है और 80 प्रश्न के लिए 80 अंक आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, चलिए फर्स्ट नंबर देखिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रश्न लिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है। कह रहा है कि जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा लौकिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यही आपसे कहता कि जो दूसरे लोक की बात है, जो दूसरे लोक की बात है उसके लिए एक शब्द दीजिए, तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका पारलौकिक हो जाता है। याद रखिएगा, जो दूसरे लोक की बात हो उसे पारलौकिक बोलेंगे और जो इस लोक की बात हो उसको लौकिक हम लोग बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब ये होता है कि जो जीवित न हो, जो जीवित न हो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर्गीय लगाते हैं। जो जीवित न हो उसको हम लोग स्वर्गीय बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहे कि जो लौकिक शब्द है और पारलौकिक शब्द है या जो अलौकिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों में जो है आपका जो प्रत्यय है इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है जी, इक प्रत्यय है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर देखिएगा, ये जो है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी। समानार्थी का मतलब आप समझ सकते हैं पर्यायवाची। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची आप समझ सकते हैं। तो समझिए, इसमें कह रहा है कि सर्प, सर्प का पर्यायवाची क्या होगा। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सांप का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो सांप का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिएगा, सांप के लिए आप जो है ब्याल भी कह सकते हैं, उसके बाद जो है भुजंग भी बोल सकते हैं, उसके बाद अही भी बोल सकते हैं सांप को, या फणीस, फणीस भी बोलते हैं, मणि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मणि भी आप बोल सकते हैं सांप के लिए। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिएगा, शार्दुल जो है ये किसका प्रवाची शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, शार्दुल जो होता है केसरी का प्रवाची शब्द है। किसका है, केसरी का। और केसरी को ही हम लोग बोलते हैं सिंह, और सिंह का के लिए हम लोग समझेंगे शेर। तो ये शार्दुल जो है किसका प्रवाची शब्द है, केसरी का, सिंह का, और शेर का क्या है, प्रवाची शब्द है, प्रवाची शब्द है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है, व्याघ्र का मतलब बाघ होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर।
3 नंबर कह रहा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कौन कौन 2 वर्ग है इसको भी जान लीजिए। ये एक होता है सघोष, क्या होता है, सघोष वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है अघोष वर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सघोष को हम लोग घोष भी बोल सकते हैं, सघोष को घोष भी हम बोल सकते हैं। आपको हम बताए हुए थे कि सघोष या घोष को कैसे पहचानना है, तो किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण दिया होगा वो सघोष वर्ण होगा। अघोष में याद रखिएगा किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण दिया होगा तो अघोष हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा यदि आपसे पूछ ले कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब आपसे कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, और काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर देख लीजिए। 4 का है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान रखिएगा मनाही भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका, विद्वता भी भाववाचक संज्ञा, खुशी भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन सोना जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सोना किस प्रकार का संज्ञा है, तो ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है, पांचवा कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी कि क्रिया के भेद वाला क्या करना है, आपको सही विकल्प ढूंढना है। देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। आपको बताना है कि इसमें नाम धातु क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि कृदंत क्रिया है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 कर्म मिल रहा है। गाय और चारा जो है यहाँ पर क्या है जी, 2 कर्म है। क्या है, 2 कर्म है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाक्य में जो है द्विकर्मक क्रिया है। जहाँ पर जो है आपको 2 कर्म मिलता है, जिस वाक्य में 2 कर्म मिलता है, तो वो समझ जाइएगा कि द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहता है कि क्रम के आधार पर, कहे कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 6 नंबर, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रश्न कह रहा है कि स्वर की गणना जो होगी, न तो जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में होगी और न ही व्यंजन में होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये है अंग और अ, इसकी गिनती न तो हम लोग स्वर में करते हैं और न ही हम लोग व्यंजन में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होता है आपका अयोगवाह वर्ण होता है। क्या होता है, अयोगवाह वर्ण होता है। और आपसे कहे कि अयोगवाह वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा अगर कहे कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। 4 में आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है य, र, ल और व जो है अंतःस्थ व्यंजन है, और उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है ना। 4 में देख लीजिए तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और हाँ, ये उस व्यंजन की संख्या है। आई होप आप समझ गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आगत का मतलब क्या कह रहा है। आगत का मतलब यहाँ पर विदेशज से
तात्पर्य है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों को पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, क्या करती है? अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे उच्चारण स्थान को हम लोग बोलेंगे वतर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वतर्स बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वतर्स व्यंजन हम लोग बोलते हैं। चलिए आपको हम ऑप्शन भी दिखा देते हैं। देखिएगा, आपको ऑप्शन भी अब दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, वतर्षर्य हो जाएगा, वतर्षर्य व्यंजन। इसमें ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट आपको डिफिनीशन हम बताते हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण मसूरों से किया जाता है, याद रखिएगा, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण जो होगा मसूरों से होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वतर्षर्य व्यंजन बोलेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि ल और स का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो दंत से। ल और स का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो दंत से। यदि आपसे पूछा जाए कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो तालव्य वर्ण से होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि र, री और ये वाला स का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो मूर्धन्य से होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भाग रहा है इधर से उधर। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का प्रवाची नहीं है? जो प्रवाची नहीं होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सजगता के लिए सतर्कता का प्रयोग करते हैं, चौकन्नापन का भी, होशियारी का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रमाद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 8 का 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ज्ञानदीप जो है आपका शेख नबी की रचना है। किसका है? शेख नबी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, भूषण जो है रीति काल के कवि हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 नंबर कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, इनकी पहली कहानी थी ग्राम। कौन थी जी? ग्राम। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1911 है। क्या है जी? 1911 है। और ग्राम कहानी सबसे पहले किस पत्रिका में छपती है? तो इंदु पत्रिका में सबसे पहले ग्राम कहानी छपती है। अब देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का अगर अधूरा उपन्यास कहा जाए तो याद रखिएगा, इनका अधूरा उपन्यास जो है इरावती है। अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती है। इसके अतिरिक्त जो है इनका तितली भी क्या है? उपन्यास है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिएगा, इनका अंतिम नाटक है कि इनका अंतिम नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये वाक्य जो है शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो ध्यान रखिए, तुम तुम्हारा काम करो गलत लिखा है, तुम का काम करो ये भी गलत है, तुम तेरा काम करो ये भी गलत है, तुम अपना काम करो ये ऑप्शन 4 नंबर क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर काल से प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो आपको हम बताए हैं कि यदि कोई कार्य जो है भूतकाल में होना सुनिश्चित है, भूतकाल में क्या है? होना सुनिश्चित है, लेकिन किसी कारण बस से भूतकाल में काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो होता है हेतु मध्य भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर कह रहा है आपका जो है सर्वनाम से क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए चाहे वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला आप देख सकते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर देख लीजिए। 15 कह रहा है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष बल देना होगा तो इस ऑप्शन के अनुसार जो होगा इकहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का 1 हो जाएगा। और ध्यान रखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह जो है ऐसे दिया जाता है, कैसे, ऐसे इकहरा उद्धरण चिन्ह का ये चिन्ह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16 नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि माथे पर बल पड़ना। तो माथा पर बल पड़ जाएगा, इसका मतलब माथे पर बल पड़ना का मतलब असंतोष प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देख लीजिए। इजी प्रश्न है, कई बार आया भी है सेट में। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति है आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब होता है आँख का अंधा है मतलब मूर्ख है और गांठ का पूरा है मतलब धनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर होगा और कह रहा है कि 18 नंबर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। जो सब जगह हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वत्र बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। देखिएगा कह रहे कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो रेखांकित किया गया है सहारा पर, तो इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो है पर्याय पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सहारा का चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देखिएगा ऑप्शन आपको अब दिखने भी लगा। सहारा का क्या हो जाएगा, सहारा का प्रवाची शब्द जो होगा इन ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा आपका अवलंब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा अवलंब को ही हम लोग सहारा देना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प में सही होगा। जो दिए गए विकल्प में क्या होगा जी, सही होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प में क्या है, जो दिए गए विकल्प में सही है। समझिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई शब्द, यहाँ अंडरलाइन है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कोई शब्द में किस प्रकार का विशेषण होगा, यहाँ पर तो उत्तरावस्था होगा नहीं, मूलावस्था होगा नहीं, परिमाणवाचक होगा नहीं, तो बच जाता है सर्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो जब वर्ण को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाता है, वर्ण विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब संधि को अलग अलग करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाता है। याद रखिएगा संधि के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो होता है आपका विसर्ग संधि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिएगा। 22 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है वाक्य, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो आपको हम बताए हैं कि जब किसी वाक्य में अपने आप दिया होगा तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
और याद रखिएगा यहाँ सर्वनाम से प्रश्न दिया गया है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की कुल संख्या याद रखिएगा 11 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो समझिएगा प्रश्न कह रहा है कि सोहन चाय पीकर बैठ गया। सोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प जो होगा सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 24 नंबर, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो आप जानते हैं कि प्लुत स्वर के उच्चारण में जो होता है कितना गुना समय लगता है, तो 3 गुना समय लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनुनासिक वर्ण क्या होता है और अनुस्वार क्या होता है। तो अनुनासिक का मतलब कि जो मुंह और नाक की सहायता से बोला जाता है उसे हम लोग अनुनासिक बोलते हैं, और अनुस्वार का मतलब कि ये वाला बिंदु हो जाएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क से लेकर म तक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, स्वर में जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे होंगे, अ के ऊपर एक मात्रा लगा है, अ के ऊपर ये चांद जैसा दिया है, इनका समावेश स्वर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो अंग और अ आप देख रहे हैं, आपको हम बताए हैं कि ये कैसा वर्ण है जी। तो ये जो है आपका जो है अयोगवाह वर्ण है। कैसा वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है कि आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कहे कि छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अब जो है आपसे पूछा जा सकता है कि री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। अब पूछा जाता है छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा छोटा ऊ कहे चाहे बड़ा ऊ कहे, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिएगा। 27 कह रहा है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के लिए, यानी कि संस्कृत का जो मूल रूप है तद्भव तक हम लोग पहुंचेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन आपको है, चलिए दिखाते हैं। तद्भव तक पहुंचने के लिए मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको हम बताए हैं सेट नंबर 13 या 14 में बताए हैं कि संस्कृत के जो टूटे फूटे शब्द होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अर्ध तत्सम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो उठाया गया है कहाँ से उठाया गया है, तो शब्द भेद से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और आपको पता भी है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि शब्द भेद में आपसे पूछ सकता है कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युग्रूढ़ शब्द होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि से जो है चिन्ह है अलगाव। से का मतलब अलगाव है, किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है।
ध्यान रखिएगा, से जब अलगाव के अर्थ में आएगा तो आपदान का चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो ये हिंदी व्याकरण का एक कारक चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। आप जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, से जो होता है 2 का चिन्ह होता है, 2 का चिन्ह होगा। पहला देख लीजिए, कलन कारक का चिन्ह होता है, और दूसरा जो होता है आपका आपदान का क्या होता है? चिन्ह होता है। जब भी आपदान के रूप में से आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? अलगाव होगा। और जब करण के रूप में से आएगा तो इसका मतलब जो होता है संबंध होगा। क्या होगा? संबंध होगा। यहाँ अलगाव नहीं होगा, क्या होगा? संबंध होगा। देखिएगा, क्रम का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। आपदान का से, अधिकरण का क्या हो जाएगा? में पर हो जाएगा। संप्रदान का के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताए हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका 3 भेद होता है। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसके भेद के अंतर्गत आएगा? तो पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अभी आपको हम बताते आ रहे हैं कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। 4 में भी आप देख लीजिए, य, र, ल और व जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे अगर प्रश्न करता है कि मात्रा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया आपका ह्रस्व स्वर हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। अगर आपसे प्रश्न करता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम कुल जो है 11 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि जहाँ चंद्रबिंदु शब्द दिया रहे वो शब्द क्या होगा? आपका जो होता है वो शब्द तद्भव होता है। तो माँ शब्द जो है आपका तद्भव है। मछली जो है तद्भव शब्द है, मत्स्य का रूप है। केला भी तद्भव है, आपका तत्सम वाला हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है देख लीजिए 32 नंबर जो है इजी प्रश्न है आपका। कह रहा है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो अलमारी जो है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है ना, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और ये याद रखिए कि ये जो है विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है जी? विदेशज शब्द है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली भाषा का शब्द जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि फारसी भाषा का शब्द, एक याद रखिएगा पूछा जाता है कबूतर। कबूतर जो है फारसी भाषा का शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? निपात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और याद रखिएगा कि निपात को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात को अव्यय भी हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो याद रखिएगा वाक्यों का वर्गीकरण जो है 2 आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 34 का 1 हो जाएगा। कैसे? एक जो है रचना के आधार पर और एक जो है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। और आप जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य होता है। अब आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो होते हैं 8 भेद होते हैं। इससे
को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो 3 ही भेद होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर आपसे कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं। कहे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कहे कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, दूसरा वर्ण में ख हो जाएगा और चौथा में घ होगा। च वर्ग में प्रवेश करेंगे तो दूसरा में छ हो जाएगा, चौथा में झ हो जाएगा। तो ऐसा जो वर्ण होता है उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण में आप क्या याद रखेंगे, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण का क्या होता है, उदाहरण होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर। कह रहा है कि विपत धन जाल, विप जाल में कौन सी संधि है। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी संधि करते समय हलंत आ जाता है, संधि विच्छेद करते समय हलंत आता है तो व्यंजन संधि का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 37 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि नियत नियत शब्द युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो नियत आपको दिया हुआ है इसका मतलब जो हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस नियत का मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और इस नियत का मतलब हो जाएगा आपका इरादा हो जाएगा। यानी कि 37 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो होता है ये जो होता है पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा पंचम वर्ण कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वर्ण का 5वां, जैसे क वर्ण का 5वां अंग, च वर्ण का य, ट वर्ण का ड़, ऐसे ही होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। कह रहा है कि दुस्तर का संधि विच्छेद करें। तो जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग नमस्कार का संधि विच्छेद करते हैं तो ये वाला स जो होता है किस में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। तो देखिए नम धन क्या हो जाता है, कार हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये स है वो विसर्ग में बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दू धन तर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि इस महाकाव्य में 16 डैश हैं। तो 16 क्या होते हैं, सर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सर्ग कहिए या इसी को हम लोग बोलते हैं समय। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महाकाव्य में सर्ग होता है या समय होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। 41 कह रहा है कि शायद पिताजी आ जाए किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है यहाँ पर जो है संदेह झलक रहा है कि पिताजी आ जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 42 नंबर देख लीजिए। कह रहा है जो चाहे करो बस हमें तंग न करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर जो होगा अर्ध विराम आएगा। अर्ध विराम का मतलब यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 43 नंबर कि यह मूंग और मसूर की दाल लोककृति का अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है कि अपनी अवकाश से बढ़कर होना। अपनी अवकाश से बढ़कर होना क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर जो है हिंदी साहित्य से है। कह रहे कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती के बारे में याद रखिएगा। कहे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है? तो धर्मवीर भारती की क्या है? ये रचना है। मोहन अकीस का आधा अधूरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो इनका पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसकी अतिरिक्त आप पुनर्नरवा देख रहे हैं, अनाम दास का पोथा, चारूचंद्र लेख, ये इन्हीं का क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 46 नंबर देख लीजिए, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इनका आधारित उपन्यास जो है पहला गिरमिटिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है पहला गिरमिटिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिराज किशोर द्वारा। किसके द्वारा? गिरिराज किशोर के द्वारा ये लिखा गया है, जिसमें जो है महात्मा गांधी का जीवन परिचय आपको मिलता है पहला गिरमिटिया में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा का है, पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का है, लेकिन माटी की मूर्तें जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्यान रखिए माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा इनका एक और रचना याद रखिए बहुत फेमस है, गेहूं और गुलाब। कहे कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके अतिरिक्त जो है लाल तारा इन्हीं की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 48 नंबर की रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है भट्ट लोलट का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। और रस के बारे में आप याद रख सकते हैं कि रस जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ये कथन किसका है? तो भरत मुनि का है। भरत मुनि ने अपने किस पुस्तक में बताया था कि रस जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं? तो ये अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में बताए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो ध्यान रखिएगा सुजान कुमार जो हैं ये जो हैं चित्रावली के क्या हैं जी? नायक हैं। और आप जानते हैं कि चित्रावली किसके द्वारा? उस्मान के द्वारा ये रचना रचित है। मधुमालती किसके द्वारा? तो मंझन के द्वारा रचित है। इंद्रावती किसके द्वारा है? तो नूर मोहम्मद के द्वारा ये रचना रचा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 51 देख लीजिए। कह रहा है कि गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीति संग्रह के जो रचनाकार हो जाएंगे तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे रसनिधि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 52 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा ये गीत कुंज जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। युगपत अतिमा उत्तरा ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत जी को बोला गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। कहे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को बोला गया है। स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण जो है इन्हीं की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए।
53 नंबर कह रहा है कि कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां है। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से है? तो ये पंक्तियाँ जो है कुंवर नारायण की आत्मजयी से लिया गया है। तो आप आंसर नंबर 3 की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। इसके अतिरिक्त देख लीजिए चक्रव्यूह, आपने अपने सामने, परिवेश, हम तुम, ये सब जो है कुंवर नारायण की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो है नीलम देश की राजकन्या है, सही है, पाजेब भी है, वातायन भी है, लेकिन इंसान के खंडहर जो है ये मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? यानी कि अलंकार को काव्य की आत्मा कौन माने हैं? तो भामा माने हैं। ऑप्शन नंबर 1। रस को काव्य की आत्मा कहता तो विश्वनाथ हो जाता। रीति संप्रदाय के संस्थापक वामन हैं। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आनंदवर्धन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 56, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो काव्य अलंकार जो हो जाएगा आपका भामा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कहे कि ध्वनिया लोक किसका है? तो आनंदवर्धन का है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 कह रहा है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि महार का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लेओ। ये कथन जो है आपका जो है विट्ठलनाथ का है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 58 नंबर, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है। तो अ कहानी के प्रवक्ता जो हो जाएंगे आपका गंगा प्रसाद बिमल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर किसे कहा है? तो ध्यान रखिएगा, कबीर दास को कहा है भाषा का डिक्टेटर। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो उन्हीं के शिष्य धर्मदास ने किया है, और इनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 60 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? ये जो थे कांता भाव की उपासना पूजा पद्धति का क्या किए हैं? समावेश किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 61 नंबर की मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये तीनों रचना किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का ये तीनों रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। 62 कह रहा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। और ध्यान रखिएगा कि ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया है। विनय पत्रिका जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 63, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो चलिए ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिएगा, कलम का जादूगर रचना जीवनी है, कलम का सिपाही भी है, प्रेमचंद्र घर में ये भी है रचना जीवनी, लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया ये रचना जीवनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? उत्तर आधुनिकता से किसका संबंध नहीं है?
तो ध्यान दीजिएगा, रेमंड विलियम्स का संबंध जो है उत्तर आधुनिकता से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कारवा किसका एकांकी संग्रह है। कारवा जो है किसका एकांकी संग्रह है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है भुवनेश्वर प्रसाद का है कारवा एकांकी संग्रह, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है, आपको हम बताए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो होती है 5 प्रकार की बोलियां आती है। इसमें जो है ब्रज भाषा है, कनौजी है, बुंदेली है, ठीक है ना। मगही जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही आती है, याद रखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही आती है। और पूछा जाए आपसे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, तो 3 बोलियां आती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 नंबर देख लीजिए। 67 कह रहा है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है, नहीं होगा। पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई, ये भी नहीं होगा। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, ये भी नहीं होगा। ये जो है आपका तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देख लीजिए। 68 कह रहा है कि ऋतु संहार, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा इसके रचयिता जो हैं आपके गुरुभक्त सिंह हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको TRE 3 में पूछा था कि कवि वचन सुधा, क्या है जी, कवि वचन सुधा जो है किसकी पत्रिका है, तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो याद रखिएगा लोक हित रक्षक हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 70 मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो लिया गया है सांध्य गीत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त निहार, नीरजा और रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है, और महादेवी वर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई, तो इसकी रचना 1936 में हुई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और राम की शक्ति पूजा कौन लिखे हुए हैं, इसके रचनाकार का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसके रचनाकार का नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अचार किस भाषा का मूल शब्द है, तो याद रखिएगा ये जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को मिला। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आप 73 क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो बताए हैं क्रोध जो है रौद्र रस का क्या है, स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 74 मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा है 75 एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो याद रखिएगा एक छंद में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 76 नंबर, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक जो हैं भामा हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ जो है भामा जी अलंकार को काव्य अलंकार को आत्मा बोलते हैं, काव्य की आत्मा। विश्वनाथ जी रस को काव्य की आत्मा बोले हुए हैं। आनंदवर्धन का जो है ध्वनि लोक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है
पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? सब कुछ जान लेने के बाद जिज्ञासा करना, बिल्कुल गलत है। चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देखिएगा, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करने के बाद कुशल क्षेम पूछना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर कह रहा है 78 कि घाट घाट का पानी पीना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुत अनुभवी होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो दूसरों के सहारे जीता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरों के सहारे जीता है उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है वह है, जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए इसे अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।